हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक हमने एक्सकवेशन पूरा खत्म कर लिया है। अब हम देखेंगे और क्या बचा है हमें अब सीखने के लिए, और हमें तीन चीज देखनी है। मैं आपको चेकलिस्ट के बारे में समझा दूंगा, बीओक्यू एंड एस्टिमेशन। ठीक है। सो फर्स्ट उसको फिनिश करके आ जाएंगे। देखो, जब भी आपको चेकलिस्ट मैंने दिया है, आप उसको डाउनलोड करिए। ठीक है। ये वाला जो मेरा चैट ऑप्शन है, जिस जो कोर्स आपने लिया वहाँ पे चैट ऑप्शन में एक पिंड कमेंट है। पिंड कमेंट में पूरा मैंने फाइल्स डाला है गूगल ड्राइव, वहां से डाउनलोड करिए। तो जब भी आप कोई कंपनी में काम करते हो, इससे पूरा चेकलिस्ट रहेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट आई विल गो थ्रू दिस। क्या क्या लिखा है? फर्स्ट इज, यहाँ पे एक्सकवेशन के लिए लिखा है, check whether soil investigation report drawing specification available and studied by concerned engineer। ऑलरेडी मैंने आपको सॉइल रिपोर्ट समझाया हुआ है कैसे पढ़ना है एंड ऑल। वो आपको पढ़ना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। इज एक्सकवेशन प्लान प्रिपेयर्ड? ऑलरेडी आपने आपको एक्सकवेशन प्लान समझाया था ना कि पूरा एक्सकवेशन एक साथ नहीं करना है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो करना है। तो ये सारी चीज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है विथ योर मैनेजर या सीनियर से बात करके। इज अ लेआउट अलाइनमेंट एंड साइज ऑफ एक्सकवेशन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड? मैंने सेंट्रल लाइन मेथड समझाया था, वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आर देयर एनी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइक सीवर, वाटर पाइपलाइन, केबल एक्सेट्रा? इफ यस देन ब्रिंग। मतलब जब आप एक्सकवेशन करते हो ना, आपको कभी कभी क्या होता है, वो जमीन किसी और का होता है। कभी कभी वहाँ पे अंडरग्राउंड जो अपने म्युनिसिपल वाले, सीवेज वाले लोग, या मान लो टेलीफोन वाले लोगों का सब कोई पाइप वहाँ पे चलता है कभी कभी। तो जब आप एक्सकवेशन करोगे, तो एवरी चांस यू मे डैमेज द पाइप्स एंड ऑल। इसलिए आपको फर्स्ट एक बार देखना पड़ेगा वेदर एनी लाइंस आर गोइंग, कोई यूटिलिटीज वहां पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो सब आपको चेक करना पड़ता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सकवेशन। इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लियर ऑफ बुशेस? हमने साइट क्लीनिंग में ये सारी चीज किया है, उसके बाद ही हम आगे बढ़े थे। चेक वेदर द एक्सकवेटेड पिट्स आर एडुकेटली शोर्ड टिम्बर्स? अभी तक हमने देखा था कि शोरिंग क्या है, कैसे करना है एंड ऑल, वो चीज आपको देखना पड़ेगा अगर आप डीप एक्सकवेशन करोगे। देन यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। ठीक है। चेक वेदर बैरिगेटिंग एंड कॉशन साइंस आर प्रोवाइडेड फॉर डीप एक्सकवेशन? तो जब मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा रहा था जहाँ पे एक डीप एक्सकवेशन हमने किया था, एक फाउंडेशन का, राइट? फॉर एग्जांपल, जस्ट क्विकली इफ आई फाइंड, हाँ, ये वाला देखो, हमने यहाँ पे एक्सकवेशन किया। तो इसमें ना, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड बैरिगेटिंग। जिस तरह से आप पाइप से इसका बैरिगेटिंग करोगे, ये आपका हार्ड बैरिगेटिंग होता है। एक होता है ये वाला, एक कॉशन टेप होता है, ये आपका सॉफ्ट बैरिकेडिंग होता है, सिर्फ कॉशन टेप का है। जब भी आप एक्सकवेशन करोगे, 1.2 मीटर से ज्यादा आप एक्सकवेशन करोगे, इस तरह से आपको कॉशन टेप लगा के रखना पड़ेगा। अगेन ये सब बड़े कंपनीज में। तुम छोटे मोटे घर का प्रोजेक्ट करोगे, छोटे मोटे लोकल डेवलपर के अंडर काम करोगे, कुछ कोई करना नहीं चाहता ये सारी चीज। ठीक है। बट बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिस आर द मेथोडोलॉजीज यू हैव टू फॉलो। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है। चेक वेदर बैरिकेडिंग। Check whether excavated material is kept away at least 1.5 मीटर from the edge of the pit or trench। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, जो भी सॉइल आपने एक्सकवेशन किया, फॉर एग्जांपल ये आपने एक्सकवेशन किया, जो सॉइल आपने एक्सकवेटेड किया है ना, वो आपका एक्सकवेशन पिट से, ये एक्सकवेशन पिट से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर दूर आपको रखना है। आपको तुरंत इसके पास ही नहीं रखना है, क्योंकि व्हेन यू स्टोर द सॉइल ना, वो एक प्रेशर डालेगा। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर फिर ये वाला जो सॉइल है यहाँ से कोलैप्स होने का चांसेस है। दैट इज द रीजन व्हाट दे से, अगेन व्हाट दे से इज, आपको एटलीस्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पिट आपको रखना है एक्सकवेटेड मटेरियल। नॉट ओनली एक्सकवेटेड मटेरियल, इवन आपका जो मशीनरी आप यूज करोगे, वो भी आपको कभी भी ना, जब आप एक्सकवेशन करोगे, कभी भी अपने मशीनरी को यहाँ पे खड़ा करके ना एक्सकवेशन मत करना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़ा करोगे अपने मशीन को, अगेन मशीन का खुद खुद का वेट रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट अगेन ये वाला एरिया में ना फिर अगेन वो पूरा सॉइल कोलैप्स होने का चांसेस होता है। ओके। दैट इज वाई ये सारे चीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आर डेंजर साइंस प्रोवाइडेड नियर द एक्सकवेटेड एरिया? तो आपको लिखना है कि डीप एक्सकवेशन डू नॉट एंट्री, ये सारी चीज। तो वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा नहीं, कुछ जगह पे लिखा रहता है कि डीप एक्सकवेशन, ऊपर लिखा रहेगा डीप एक्सकवेशन डोंट गो, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है। फाइन। नेक्स्ट, आर लाइटिंग अरेंजमेंट डन एट नाइट एडुकेट? अगेन जब आप बड़े स्ट्रक्चर्स पे काम करोगे ना, रात के टाइम में भी आप काम करते, तो सही से आपको लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में वो फ्लड लाइट डाला जाता है ना, वैसे आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखेगा। सेम थिंग दे मेंशन हियर। फिर उसके बाद, ये छोड़ दो, वर्क एरिया नहीं चाहिए। चेक फॉर डी वाटरिंग अरेंजमेंट ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया? तो जब भी आप एक्सकवेशन करोगे, अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड डी वाटरिंग। पता है, मैंने सब कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको कैसे करना है। तो उसके लिए जो पंप चाहिए, सब कुछ आपकी साइड पे होना चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। सॉइल टाइप एट फाउंडेशन लेवल, मतलब जब जब आपने लेट से 1.5 या 2 मीटर का एक्सकवेशन किया, किस टाइप का सॉइल आपको मिला, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
नेचुरल ग्राउंड लेवल कितने RL पे था वो आपको लिखना लिखना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल कितने पे था वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। NGL मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, यूजुअली आपका RL होता है, मैंने आपको सर्वेइंग का पॉइंट बताया था ना। तो ऐसा आप लिखोगे। सॉइल ऑफ जैसे NGL आपका लेटर से 101.25 मीटर का है, ठीक है, ये सब आपको सर्वेयर देगा, डोंट वरी। फाउंडिंग लेवल लेटर से आपका लेटर से 103.56 ऐसा रहेगा। एक्सकवेशन का डेप्थ लेटर से आपने 2 मीटर का एक्सकवेशन किया, तो इस तरह से आपको चेकलिस्ट के ऊपर पूरा लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये पूरा साइन होगा। ये सारी चीज आप यहाँ पे साइन करते चलो, एस एस, अगर नो है तो नो करोगे, एस है तो एस करोगे। अगर नो करोगे तो फिर आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप साइट पे काम कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे नो किया, नो किया मतलब आपने बैरिगेटिंग और कॉशन टेप नहीं लगाया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट उसको लगाना है, उसको लगाने के बाद ही फिर आगे वाला जो एक्टिविटी है वो करने के लिए आपको परमिशन मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ चेकलिस्ट फॉर द एक्सकवेशन। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का क्या लोकेशन है, किस डेट पे आपने चेक किया था, अगर कोई फ्लैट नंबर, मतलब जब इंटीरियर का काम होता है तो फ्लैट नंबर मैटर करेगा। फिर किस ग्रिड पे काम चल रहा है, जैसे A ग्रिड, B ग्रिड, तो आपको कोई फुटिंग रहेगा ना, उस किस ग्रिड का है वो सारा, और रेफरेंस ड्राइंग नंबर, जो भी ड्राइंग हम रेफर करेंगे उसका नीचे एक नंबर रहेगा। वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चेकलिस्ट। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट विल गो फॉर द एस्टिमेशन, ए वाला BOQ पढ़ना है आपको। अगेन, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो ना, आपको BOQ देखना होता है। बिकॉज जो भी काम हमारा होता है BOQ के हिसाब से होता है। BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग हमने साइट क्लियरेंस किया था, तो साइट क्लियरेंस कैसे करना वो यहाँ पे लिखा है। ये आपका नंबर होता है, एक होता है SOR, स्केड्यूल ऑफ रेट का एक नंबर होता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग, जैसे हम कर्नाटका से, कर्नाटका का PWD का अलग सा कोड है, हरियाणा का अलग सा है, महाराष्ट्र का अलग से, इस तरह से हर एक स्टेट का SOR होता है, स्केड्यूल ऑफ रेट होता है। तो वहाँ पे नंबर होता है कि कौन सा स्पेसिफिकेशन किस नंबर पे दिया है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है। ये आपका KSRRB का है। इस तरह से हर एक चीज यहाँ पे दिया है। अगेन, ये सारी चीज मैंने अपने क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला कोर्स में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बस मैं आपको समझा रहा हूँ। जब अगर आपको इन डेप्थ सीखना है तो मेरे क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला कोर्स है, जहाँ पे आपको आपको इस तरह से हम BOQ बनाना, एस्टिमेशन करना, BBS करना सिखाएंगे। वो खुद 50 घंटे का लेक्चर है, तो आई नॉट एडिट हियर। फर्स्ट इसको देखो। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग रोड लैंड इंक्लूडिंग अपरूटिंग रैंक वेजिटेशन, ग्रासेस, बुशेस, shrubs, saplings and trees girt up to 300 mm, removal of stumps of trees। इसका मतलब क्या है, साइड क्लीनिंग के टाइम पे अगर बहुत बड़ा जंगल है तो उसमें बहुत सारे पेड़ रहेंगे, उसको सब काटना पड़ेगा। तो जितना आप काटोगे उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। तो वो यहाँ पे इन्होंने हेक्टर्स में उसको मेजरमेंट किया है। जो साइड क्लीनिंग आपको यहाँ पे हेक्टर्स में किया है, कितने हेक्टर का है, 0.27 हेक्टर का है। उस हिसाब से 1 हेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट दिया है, 52,788 रुपीज का रेट है। उस हिसाब से टोटल आपको लगभग 15,000 रुपये लगेगा सिर्फ क्लीनिंग का काम के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिखा है। अगेन, क्लीनिंग का काम डिपेंड करेगा, कुछ लोग उसको नंबर ऑफ ट्रीज, अगर लेट से एक ट्री को निकालने के लेटर से 500 रुपये लगेगा। आपके जमीन पे लेटर से 200 200 पेड़ है, तो 200 इंटू 500 करो, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। तो कभी कभी नंबर में गिना जाता है, कभी कभी वो अगर बहुत छोटा एरिया है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इन दैट केस उसको इन्होंने हेक्टर्स में उसको मेजरमेंट किया है, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्सकवेशन लिखा है। तो अभी हमने एक्सकवेशन ही किया था, तो एक्सकवेशन आपको कैसे करने वो लिखा है। Excavation, earthwork excavation, all type of soil for foundation of buildings, culverts, water supply, sanitary lines, and electrical conduit, either in pit or in trenches of 1.5 meter and above in width, in ordinary soil, including dressing the bottom। ड्रेसिंग मतलब जो हमने दो लेबर को उतार के वो सरफेस ड्रेसिंग किया था ना, वो इसी में आ जाएगा। उसको फिर अलग सा पैसा नहीं, जब आप एक्सकवेशन करोगे उसके साथ ही आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। ड्रेसिंग बॉटम एंड साइड्स ऑफ पिट एंड ट्रेंचेस, stacking the excavated soil clear from edges of excavation after breaking of clods, including the cost and conveyance of all the material। तो बस इसको थोड़ा पढ़ लो, कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मैं आपको मतलब समझा दूँ, इसका मतलब है कि तुम्हें एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन करने के लिए जो भी मशीनरी का कॉस्ट रहेगा, जो लेबर का कॉस्ट रहेगा, जो सरफेस ड्रेसिंग करना हो, सब कुछ आपको करके देना। एक्सकवेशन मतलब सिर्फ आप गड्ढा खोल के नहीं जाओगे, जो आपने सॉइल एक्सकवेशन किया उसको सही जगह पे रखना है। और साइल एक्सकर्शन करने के बाद उसका जो सरफेस ड्रेसिंग वो भी आपको करना है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर को करना है। बस हम पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर में। तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर आप एक्सकवेशन करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को हम 305 रुपये देंगे। तो टोटल मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालना है,
1130 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करना है। तो 1130 इंटू 305 करोगे तो आपको इतना पैसा लगेगा। ठीक है, ये होता है BOQ। अब आप पूछोगे सर क्वांटिटी कैसे निकाला, मैं आपको आगे बता दूंगा, पर अगेन इन डेप्थ अगर आपको सीखना है क्वांटिटी एस्टिमेशन वाले कोर्स में, पर यहाँ पे मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। अगेन ये जो रेट कहाँ से आएगा, इसको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसको काम करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% ऐड किया जाता है। फिर आपका मशीनरी का खर्चा है, एक्सकेवेटर का खर्चा है, उसका डीजल का खर्चा है, उसका ड्राइवर का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, सारे आपको रेट एनालिसिस कर, जैसे आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हो लोड कितना आता है, इन द सेम इसमें खर्चा कितना आता है उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद फाइनली ये 305 रुपये इसको लगेगा कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर तुम चार कॉन्ट्रैक्टर बुलाओगे तो चार कॉन्ट्रैक्टर चार अलग सा रेट देंगे। जो भी हमें सस्ता लगेगा, जो भी हमें अच्छा लगेगा, उसको हम फाइनलाइज करेंगे। वो होता है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में? तो आपने कॉलेज के टाइम में टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था। तो टेंडर फ्लोट किया जाता है कि एक बिल्डिंग बनाना है, उस टेंडर को लेने के लिए चार लोग आएंगे, चार कॉन्ट्रैक्टर चार रेट लेंगे। जो भी हमें अच्छा लगेगा, सस्ता लगेगा, नॉट ओनली सस्ता, जो अच्छा काम करेगा और थोड़ा सस्ता भी, उसको हम फाइनल करेंगे। तभी जाके मैं उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड वो वहां से आता है सारे रेट। ठीक है, चलो इतना क्लियर आ गया। चलो, दैट्स इट। ओके, इतना काफी है। मैं आपको ये सारे प्रोवाइड कर दूंगा, यू जस्ट गो थ्रू दैट। बाकी मैं आपको एक और BOQ लूंगा। यहाँ पे देखो, कभी भी याद रखना जब हम एक्सकवेशन करेंगे ना, तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अप टू 1.5 मीटर तक एक रेट लेंगे। 1.5 से 3 मीटर का एक्सकवेशन के लिए अलग सा रेट है, 3 से 4.5 मीटर के लिए अलग सा रेट है। इसका मतलब है, यहाँ पे फिर से पढ़ो, ये दूसरा एक और अपार्टमेंट बिल्डिंग का एक BOQ है। यहाँ पे देखो, अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, soft loose soil, hard dense soil, muram, gravel in foundation, trenches or drain in required with width, dressing of sides and ramming of bottom। मतलब जो बॉटम आपका रैमिंग करना है, ठीक है, जो हमने प्लेट कॉम्पैक्टर यूज किया था, तो वो रैमिंग होता है यहाँ पे। including strutting, timbering, shoring, and getting out the excavated soil, disposal of sulfurous, excavated earth, and backfilling as required as directed by the project manager। तो अगर आपका एक्सकवेशन 0 से 1.5 मीटर के बीच में है तो आपको रेट 154 रुपीज लिया है। अगर आपका एक्सकवेशन 1.5 से 3 मीटर तक है तो रेट आपका 191 है। अगर आपका एक्सकवेशन 3 से 4.5 मीटर का है तो आपका रेट है 308 रुपये। अब ये रेट क्यों बढ़ रहा है? जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे आपका काम बढ़ गया, एक्सकेवेटर का काम बढ़ गया है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे मैंने कहा 3-4 मीटर नीचे जाओगे तो आपको सही से स्ट्रटिंग का सब करना पड़ेगा। तो स्ट्रटिंग का अलग सा खर्चा आएगा। 1.5 मीटर में स्ट्रटिंग का जरूरत नहीं है, शोरिंग का। पर 3, 3.5, 4 मीटर में आपका स्ट्रटिंग का जरूरत पड़ेगा। तो वो एडिशनल खर्चा है ना, दैट इज वाई यहाँ पे रेट आपका बढ़ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। कुछ लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्सकवेशन हो एक ही रेट रखेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे ऐसा करेंगे। तो ये दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग। ठीक है, आपके IS 1200 कोड बुक में मोड ऑफ मेजरमेंट में आपको ऐसे ही करना है। 1.5 मीटर तक एक है, 1.5 से 3 मीटर तक अलग सा रेट होगा, 3 से 4.5 मीटर तक अलग सा रेट होगा। समझ में आ गया? इतना मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, लिख लो ये सारी चीज। ठीक है, फाइन। ओके, इनफ। तो एक्सकवेशन जो हमने किया था उसके लिए मैंने BOQ समझा दिया। रेट आपको देख, अभी आपको क्या करना है, आपको एक असाइनमेंट ले लो, नॉट असाइनमेंट, आप देख लो आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है एक्सकवेशन का। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात करो एंड पूछो कि एक्सकवेशन के लिए आप कितना रेट लेते हो। तो मार्केट में ये सारे चलता है, डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे 154 है, इधर कितना लिया था यहाँ पे देखो, इधर ओके थोड़ा ज्यादा है, 305 लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एंड ऑल्सो डिपेंड करेगा BOQ के ऊपर। ये आई थिंक ये BOQ कुछ 4-5 साल पुराना BOQ होगा। ओके, दैट इज वाई वो रेट डिफरेंस आएगा। तो आप एक एज ए असाइनमेंट क्या करना, अपने एरिया में जो BOQ का जो रेट चल रहा है एक्सकवेशन के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, या अगर आपके कोई फ्रेंड जो एस्टिमेशन वाला डिपार्टमेंट में काम करे उससे पूछो कि आपके प्रोजेक्ट पे क्या रेट चल रहा है एक्सकवेशन के लिए। ठीक है, सो दैट थोड़ा आपको आइडिया पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। फाइन, चलो नाउ विल गो टू द लास्ट पार्ट, वो है हमारा एस्टिमेशन वाला पार्ट। ठीक है, अगेन ये सारा एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड नहीं, ये वाला BOQ वाला मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेल शीट आप खुद बनाओगे जब आप मेरे एस्टिमेशन वाले कोर्स में एनरोल करोगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसे निकालना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। ऑलरेडी यू नो दैट, बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इसको ही लेंगे, 1200 बाय 400 का लेंगे, एंड मैं यहाँ पे बना के दिखा दूंगा। ठीक है, एक फुटिंग का साइज है, फुटिंग का साइज है 1200 बाय 1200 उसका डेप्थ है। एंड आपको एक्सकवेशन का जो डेप्थ है, ओके, एक्सकवेशन का जो डेप्थ है आपको लेटर से 1.5 मीटर का एक्सकवेशन करना है। ठीक है, तो आपका कितना मिट्टी लगेगा, एक्सकवेशन मिट्टी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा।
तो अगर ये वाला फुटिंग है आपका, साइज कितना दिया है, 1200 है ना, 1200, तो 1200 एंड ये भी 1200। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी फर्स्ट यूनिट क्या रहेगा, क्यूबिक मीटर में रहेगा। पर जब भी हम एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालेंगे आपको वर्किंग स्पेस ऐड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कोड बुक 300 ऐड करने हैं। आप 150 200 भी ऐड कर सकते हो अगर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 300 ले रहा हूँ, ठीक है। फाइन, अगेन 300 कैसा आएगा, सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई नॉट रिपीट द सेम थिंग। तो इधर से 300 ले लो, 300 ले लो, 300 ले लो और 300 ले लो। तो दैट मीन्स आपका एक्चुअल एक्सकवेशन ऐसा होने वाला है। ये वाला आपका एक्चुअल एक्सकवेशन होने वाला है, सही है ना, ये आपका एक्चुअल एक्सकवेशन। तो इसका साइज कितना होगा, एक्चुअल इसका एक्सकवेशन, तो 1200 प्लस 300 प्लस 300, ये हो जाएगा हमारा 600, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 mm, ठीक है। चलो, या सेम ऑन द अदर साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी इस एरिया में भी सेम उतना ही होने वाला है। 1200 प्लस 300 ये हो जाएगा 1800, ठीक है। अब मेरे को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ चाहिए। बस आप डायरेक्टली निकाल लेना, कैसे निकालोगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन विल बी कितना, 1800 बाई 1800, एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितना है, 1.5 मीटर है। चलो 1.5 मीटर, इसको भी मैं मीटर में लिखूंगा। 1800 mm में 1.8 मीटर है, बताओ करो ये करके बताओ कितना एक्सकवेशन क्वांटिटी आएगा। सो 1.8, 1.8 बाई 1.8 इंटू 1.5 इज द डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन, ठीक है। ये आएगा 4.86, सो 4.86 क्यूबिक मीटर इज द एक्सकवेशन क्वांटिटी, दैट्स इट, फिनिश। मैंने एक फुटिंग का समझा दिया, इसी तरह से जितना भी फुटिंग आपके साइट पे रहेगा ना, आपको टोटल क्वांटिटी निकालना है। टोटल क्वांटिटी निकालने के बाद ये जो बीओक्यू बनाते हैं ना, ये जो क्वांटिटी दिख रहे हैं यहाँ पे 1130 आए, वैसे ही आया वो आंसर, ठीक है। अब मेरे प्रोजेक्ट में मैंने ऐसा बना के रखा है, जो मैं आपको एस्टिमेशन वाले कोर्स में पढ़ाऊंगा। आई डिलीट इट, देखो ये सारे मेरे पास इतने फुटिंग्स हैं, F1 से लेके F9 फुटिंग है। तो F1 आपका एक फुटिंग है, F2 आपका 3 फुटिंग, इस तरह से नंबर ऑफ फुटिंग आपको गिनना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग स्पेस 0.3 ऐड किया है। तो आप इवन पीसी से ऑफसेट भी ऐड कर सकते हो, वो मैंने एस्टिमेशन कोर्स में एक्सप्लेन किया है। नहीं तो डायरेक्टली 300 300 पे ऐड करो चलेगा। तो टोटल इस प्रोजेक्ट में 328 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन चाहिए। 21 फुटिंग का अगर मेरे को एक्सकवेशन करने, 328 क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकवेशन इज रिक्वायर्ड। उस हिसाब से मैंने क्या किया, जब मैंने बीओक्यू आपको समझाया था मेरे कोर्स वाले, एस्टिमेशन वाले कोर्स में, सो व्हाट आई हैव डन इज, बीओक्यू में यू कैन सी द सेम क्वांटिटी, कहाँ पे गया, या 328, तो मैंने वो लिंकिंग किया, देखो 328। और मेरा जो रेट है 350 रुपये लूंगा एक क्यूबिक मीटर के लिए। उस हिसाब से 1,15,000 रुपये लगेगा मेरे को 328 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करना है तो। ठीक है, अब ये 350 रेट कहाँ पे आएगा, उसके लिए रेट एनालिसिस करना होता है। ये होता है रेट एनालिसिस, अगेन इट्स एक्सप्लेन इन माई कोर्स, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, देखो एक्सकवेशन के लिए लिखा है मैंने, तो ये 328 रेट, ये 197 है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है ये सारे चीज, ठीक है। दैट्स इट, समझ में आ गया। इस तरह से आपको पूरा निकालना पड़ता है। हाइड्रोलिक एक्सकवेटर कितना लगेगा, फिर लेबर कितना लगेगा, इस तरह से ये सारी चीज आपको, आपको रेट पता होना चाहिए। एक जेसीबी कितना रेट लेगा, टिप्पर का कितना रेट है, वाइब्रेटर का कितना रेट है, स्टील फिटर एक दिन में कितना पैसा ले, इस तरह से आपको पूरा निकाल के यू हैव टू डू द रेट एनालिसिस, ठीक है। चलो, क्लियर, कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड, दैट्स इट। सो क्या क्या समझा दिया मैंने आपको, चेकलिस्ट समझा दिया, बीओक्यू समझा दिया, चेक और एस्टिमेशन समझा दिया। अब तुम कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे, कर लोगे ये सारी चीज। इससे बढ़िया तुम्हें कोई बंदा ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाने वाला है, तुम 10 इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ, इस लेवल का कोई तुम्हें वहां पे नहीं पढ़ाने वाला। तो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सकवेशन वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम केस स्टडी लेंगे, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।